बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन को देखेंगे। तो एक्चुअली इस आर्टिकल से को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता दूं कि अभी तक हमने जितने भी मोशंस देखे हैं वो वन डायमेंशनल मोशन थे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो इस एतबार से, इस हिसाब किताब से थोड़ा सा पिछले कंसेप्ट से थोड़ा सा चेंज होगा, और इसी चेंज की वजह से ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग तरह से पूछी जा सकती हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल या रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, की प्रोजेक्टाइल की रेंज कितनी होगी। तो पहले तो मैं आपको ये बातें बताता चलूँ कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जैसे आप किसी बॉल को किसी दूसरे अपने साथी की तरफ थ्रो करते हैं तो आपका माइंड ये सारी की सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा होता है कि कितनी देर हवा में रहेगी आपकी बॉल, तो तब जाके वो गिरेगी तो उसी के हाथों में गिरेगी, और कितनी इनिशियल वेलोसिटी से आपको उसको फेंकना चाहिए, कितने इनिशियल एंगल के साथ आपको उसको फेंकना चाहिए। तो यहाँ पे अब आप ज़रा गौर करें कि दो मोशंस, टू डायमेंशंस आपके पास इन्वॉल्व होती हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन, जो कि जिसमें आप बॉल को फेंकते हैं, और दूसरा ग्रेविटेशनल बेंड, आप उसको कह सकते हैं कि ग्रेविटी उस स्ट्रेट लाइन मोशन को जो कर्व में बेंड कर देती है। तो इन दोनों मोशंस को मिला के हमारे पास जो मोशन बनता है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलें ज़रा इसकी डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। So the projectile motion is two-dimensional motion under constant acceleration due to gravity. मीन्स एक एक्सलेशन, एक वेलोसिटी इनिशियल तो हम प्रोवाइड कर देते हैं, और दूसरी वेलोसिटी जो प्रोवाइड करता है या एक्सलेशन प्रोवाइड करता है, जो वेलोसिटी में चेंज को कहते हैं, वो ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही होती है। इनिशियली भले आप अपनी बॉडी को, अपने ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी की डायरेक्शन में ना फेंकें, आप बेशक उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दें, लेकिन फिर भी ग्रेविटी उसको बेंड कर देती है और उसको अपनी डायरेक्शन में मोड़ देती है हमेशा। तो इसी वजह से हम इसको टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे बैट से आप बॉल को हिट करते हैं, ये आपको डायग्राम भी नज़र आ रही होगी। एक फुटबॉलर जो है वो फुटबॉल को हिट करता है, आप कोई बॉल थ्रो करते हैं, आप कोई बॉम्ब फायर कर रहे हैं, या इस तरह के जितने भी मोशंस हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब ज़रा हम ये करते हैं कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का तरीका ज़रा जानते हैं कि किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलें उसकी तरफ चलते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉल है, जो आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। तो वो ए पॉइंट के ऊपर यहाँ पे पड़ी हुई है आपकी बॉल, और ए पॉइंट से हम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको फेंक रहे हैं, डाउनवर्ड्स नहीं हम फेंक रहे हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर आप देखें इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एक्स है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस इज वी एक्स एंड इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस इज ज़ीरो, बिकॉज वी आर नॉट थ्रोइंग इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम इसको सीधा फेंक रहे हैं। तो अब अगर आप देखें, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ग्रेविटी ने क्या किया इसके साथ। ग्रेविटी ने इसके पाथ को कर्व बना दिया है। और अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस वगैरह को इग्नोर कर दें, हम सपोज करें कि यहाँ पे कोई अलोंग द एक्स एक्सिस यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो देखें कि एक्स एक्सिस पे जो वी एक्स वेलोसिटी है वो इसकी कांस्टेंट है। तो और वो एंड तक आप देखें जहाँ पे सी पॉइंट के ऊपर ये बॉल जो है ये टकरा रही है ग्राउंड से, वहाँ तक इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो आपके पास एयर रेजिस्टेंस है या इस तरह की कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, उनको हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो अब अगर आप देखें वर्टिकल इसकी वेलोसिटी जो कि इनिशियली ज़ीरो थी, वो देखें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और आप देखें सी पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी वेक्टर जो है वो काफ़ी लेंथी हो गया। तो इसका मतलब है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो वर्टिकल जो वेलोसिटी है इसकी वो इंक्रीज करती जा रही है। अब ज़रा हम देखते हैं
कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप देखें जी, ए पोजीशन से ये चला है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये आप देखें कि ए के बिल्कुल नीचे बी पॉइंट है, तो बी से सी तक इसने ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो बहुत ही हमारे पास सिंपल है। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी एस इक्वल्स टू वी टी, तो हम उसी इक्वेशन को यूज़ करके हम इसको मालूम कर सकते हैं। उसमें अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी कितनी है, वी एक्स है जो कि कांस्टेंट है, और टाइम कितना इसने लिया है, टी टाइम है, तो वी एक्स मल्टीप्लाई बाई टी क्या हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो कि एक्स से हम रिप्रेजेंट करें। अब अगर वर्टिकल डिस्टेंस की बात की जाए तो आप देखें कि इनिशियली वर्टिकल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी हम यूज़ करेंगे। तो इनिशियली इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, आपको याद हो तो जब हमने इसको ऊपर से नीचे फेंका था 0 थी। अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो उस वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो हम वर्टिकल इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सेकंड इक्वेशन जो है मोशन की उसको यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते थे कि s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। अब यहाँ पे देखें जी, s को हम y से रिप्रेजेंट कर देते हैं बिकॉज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द y एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है तो वी आई 0 हो गया और 1/2 जी टी स्केयर। तो आपके पास जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या इसकी हाइट जो आप कहेंगे वो y होगी। और यहाँ से एक आप और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें कि ये ऐसा ही है जैसे कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट भी इनिशियली रेस्ट में होता है, जैसे इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे एक चीज़ जो हमने देखनी है वो ये देखनी है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होती है उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो स्केयर ऑफ टाइम ऑफ फॉल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने ये देखना है कि वो टाइम ऑफ फॉल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, स्केयर ऑफ फॉल के टाइम ऑफ फॉल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो थे इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब हम ज़रा आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारे पास हम किस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट हम थ्रो करें किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कुछ देर के बाद अगर उसकी वेलोसिटी मालूम करना चाहें जो कि कम्बिनेशन होगी एक्स और वाई उसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स का, तो कैसे मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको डायग्राम नज़र आ रही होंगी दो। तो आप सपोज करें कि हम इनिशियली हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल थीटा बनाते हुए अपने प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं और हमारे प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी आई है। अब जाहिर सी बात है ये जो वेलोसिटी है वी आई ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बना रही है, तो हम इसको दो कंपोनेंट्स में एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखें ये इनिशियल वेलोसिटी है तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा जी, ये देखें नीचे वाई डायग्राम में मैंने इसको रिजॉल्व किया हुआ है, तो वी आई एक्स हो जाएगा और वो वी आई कॉस थीटा होगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा जी, वी आई साइन थीटा। अब अगर यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे भी हमने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो थ्रू आउट द फ्लाइट चेंज नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। जब फोर्स नहीं लग रही तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, तो इसका मतलब है वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी सेम रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह से अब हम चलते हैं ज़रा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो इनिशियली आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या था, वी आई साइन थीटा। अब आप देखें ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो आपने गौर किया होगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी में हमेशा डिक्रीमेंट आता है, डिक्रीज आता है। अब जब डिक्रीज आ जाए वेलोसिटी में वक्त के साथ साथ, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो हम जी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव ले लेंगे, और फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस हम मालूम कर सकते हैं वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी वाली इक्वेशन से। तो ये आप जहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन 4 हमारे पास फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस बन जाएगी वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, और माइनस यहाँ पे क्यों है, बिकॉज बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, और अपवर्ड जो है वेलोसिटी में कमी आती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। तो अब हम ज़रा आगे चलते हैं और हम किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी टाइम पे हम वेलोसिटी को मालूम करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी है उसका स्केयर प्लस वाई एक्सिस की वेलोसिटी का स्केयर और होल का स्केयर रूट आप ले लें तो आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी होगी जहाँ पे भी आप लेना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी चाहिए होती है, तो इसकी डायरेक्शन को आप टेन ऑफ द एंगल जो कि हमें एंगल
का फार्मूला आता है tan phi इक्वल्स टू VFY/VFX वाले फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास किसी भी इंस्टेंट पे आपके प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को मालूम करने के लिए ये रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि इक्वेशन 5 और 6 की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब हम फायर करते हैं तो हमने 3 चीज़ों को जहन में रखना होता है। उनमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास होती है वो ये होती है कि ये कितनी हाइट अटेन करेगा, कितनी ऊंचाई पे ये जा सकता है। तो ऊंचाई पे अगर आपने उसको भेजना हो तो यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। इस डायग्राम में मैक्सिमम हाइट जो वो अटेन करता है वो हमने देखनी होती है, और उसमें आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करें कि फाइनल वेलोसिटी जब वो हाइट पे पहुंच जाता है हमारे प्रोजेक्टाइल की तो ज़ीरो हो जाती है, बिकॉज मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच के प्रोजेक्टाइल रुक जाता है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और दोबारा वो नीचे आने की तरफ शुरू हो जाता है। नीचे आना तो उसकी वेलोसिटी फिर दोबारा बढ़ना शुरू कर देती है। तो ऊपर जाते हुए कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, नीचे आते हुए बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है। तो यहीं पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, और वाई एक्सिस पे हमारे पास ये मोशन है तो इसलिए वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का हम यूज़ करेंगे। तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो हमारे पास यहाँ पे आता है, ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, वो VI² sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मैक्सिमम हाइट कब अटेन करता है आपका प्रोजेक्टाइल, तो यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्टाइल साइन एंगल को फॉलो कर रहा है, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि 1 होती है 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब है कि आपका थीटा जब 90 डिग्री होगा तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हो जाएगी। और कुछ स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं, इसको आपने गौर से समझना है बात को, कि जब वो आपसे पूछे कि डिराइव द रिलेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो फिर आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 पुट कर देंगे और आपके पास हाइट जो है वो VI²/2g आपके पास रिलेशन बच जाएगा। VI² sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g नहीं बनेगा। तो इस बात को आपने ज़रा ज़हन में रखना है। तो इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट अटेन करे तो आपको प्रोजेक्टाइल 90 के एंगल में, मतलब सीधा ऊपर की तरफ फेंकना पड़ेगा, तो फिर वो मैक्सिमम हाइट आपकी अटेन करेगा। इसके आगे हम ज़रा चलते हैं और हम देखते हैं कि टाइम ऑफ लाइट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम ऑफ लाइट होता क्या है। जहाँ से आप अपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं वहाँ से लेके जहाँ वो दोबारा जाके ग्राउंड को हिट करता है, वहाँ तक हवा में रहने का या स्पेस में रहने का जो टाइम होता है उसको हम टाइम ऑफ लाइट कहते हैं। तो टाइम ऑफ लाइट में अगर आप गौर करें तो बॉडी जहाँ से चलती है उसी लेवल पे ज़मीन पे वापस आ जाती है, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप इन्हीं इक्वेशंस को दोबारा से सेट करें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो आपके पास आप लास्ट अगर इक्वेशन यहाँ पे देखें तो टाइम ऑफ लाइट जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास t = 2BI sin थीटा ओवर g है। और टाइम ऑफ लाइट को जब आप देखते हैं तो दोबारा आप हम इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये भी साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है, डायरेक्ट साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम टाइम जो आपकी टाइम ऑफ लाइट होगा वो तब होगा जब आप बॉडी को 90 के एंगल पे थ्रो करेंगे। तो इसी तरह से मैक्सिमम टाइम ऑफ लाइट जो होगा उसका रिलेशन जो बनेगा t = 2BI ओवर g बन जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम ज़रा आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि रेंज कितनी होगी हमारे प्रोजेक्टाइल की। तो रेंज क्या होती है जी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आपका प्रोजेक्टाइल जैसे आप थ्रो करते हैं, तो थ्रो में आपके पास जहाँ से आप बॉल को फेंकते हैं और जहाँ वो जाके कोई उसको कैच करता है वहाँ तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको हम रेंज कहते हैं। तो रेंज की कैलकुलेशन सिंपल है। रेंज के लिए आप देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम यूज़ करें तो हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम ऑफ लाइट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेंज आ जाएगी। और यहाँ पे आप देखें कि जब हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनती है जी VI² मल्टीप्लाई बाय साइन 2 sin थीटा कॉस थीटा। और 2 sin थीटा कॉस थीटा इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और ये इक्वल्स टू होता है sin 2 थीटा। तो यहाँ पे आप देखें कि अब हम साइन फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहे, sin 2 थीटा को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए, sin 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए और थीटा की वैल्यू 45 होनी चाहिए। अब ये उस बिहेवियर से हट गया। टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए 90 के एंगल पे हमने फेंकना था प्रोजेक्टाइल को। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम रेंज हो आपके प्रोजेक्टाइल की तो तब आपको 45 डिग्री पे
प्रोजेक्टाइल को फायर करना पड़ेगा। अगर आप 45 से कम करते हैं तब भी रेंज कम होगी, 45 से ऊपर करते हैं तब भी रेंज कम होगी, 45 पे आपके प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी। तो इन बातों को अच्छे से याद रखें। और ये एक लेंथी आर्टिकल था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस आर्टिकल को एक ही लेक्चर में कवर किया जाए। वैसे क्लास में हम 2 या 3 दिन में इसको कवर करते हैं, लेकिन ये क्योंकि लेक्चर है तो ऑनलाइन लेक्चर में अगर हम इसको स्प्लिट करते तो आपका लेक्चर जो है शायद आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने इसको कम्प्लीटली तैयार किया। तो उम्मीद है आपको ये इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।